और अमित शाह कह रहे हैं कि मुसलमानों को देश से भगाओ। अगर कोई हमें लाठी लेके मारने आएगा तो हम तिरंगे लेके खड़े हो जाएंगे। अगर कोई हमें गोली मारने आएगा तो हम भारत के संविधान के दायरे में रहेंगे। अमित शाह का प्लान था कि कोई भी केस लगाओ, कोई भी मुद्दा लगाओ, मैं नहीं जानना चाहता कि मुद्दा क्या हो, लेकिन उमर खालिद अंदर होना चाहिए। और देखिए उमर खालिद को अंदर करवा के इन लोगों ने 1 वर्ष उसके जीवन का किस तरह से बर्बाद किया। ठीक, अमित शाह का नाम आएगा, फिर अमित शाह को पकड़ के अंदर कर देना चाहिए। जब देश का गृह मंत्री ही इस तरह का नाइंसाफी भरा काम करे तो आदमी को समझ जाना चाहिए। और उसी दंगे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों को कपड़े से पहचानते हैं, तो कहते हैं कि कपड़े से पहचान में आ जाते हैं दंगाई कौन है। तो जब देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री जो तड़ी पार हो, ये समझिए कि जो 2014 में ये लोग आए, 2014 में तालिबानी सत्ता भारत में आ चुकी थी। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, उमर खालिद की गिरफ्तारी को 1 वर्ष हो गए। सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और सितंबर 2021 4-5 दिनों बाद आने वाला है। इनके जीवन का 1 वर्ष लगभग 365 दिन चला गया और इनकी खता क्या थी आप जानेंगे तो बहुत ही आश्चर्य होगा। दिल्ली दंगे के समय इन्होंने एक भाषण दिया था महाराष्ट्र के अमरावती में। उस भाषण के जो अच्छे अच्छे हिस्से थे उसको छोड़ के और कट सट करके 1-2 मिनट का वीडियो बनाया गया था और उसी वीडियो के आधार पे इनकी गिरफ्तारी हुई। जब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि गिरफ्तारी का आधार क्या है, इसका सोर्स वीडियो क्या है, पूरा वीडियो कहाँ है, तो दिल्ली पुलिस ने कहा न्यूज़ 18 और रिपब्लिक भारत इस वीडियो को चलाए थे, उसी के आधार पर गिरफ्तार हुआ। जब कोर्ट ने उन लोगों से पूछा तो वे लोग बोले कि बीजेपी आईटी सेल का जो हेड है अमित मालवीय, उसके ट्वीट से देख के हम लोगों ने न्यूज़ बनाया। अब जो है बीजेपी आईटी सेल का हेड, वो जो है उमर खालिद की अच्छे अच्छे बातों को कट करके और 2 मिनट, जैसे सपोज करिए अमित शाह मान लीजिए भाषण दे रहे हैं और अमित शाह कह रहे हैं कि मुसलमानों को देश से भगाओ। अब जो है मैं कहूं कि अमित शाह कह रहे हैं मुसलमानों को देश से भगाओ, बीच में कोई अमित शाह कट कर दे और दिखाए कि रविकांत भारती कह रहे हैं मुसलमानों को देश से भगाओ। इसी तरह से वीडियो को कट सट करके और उसके आधार पे बंदा 1 वर्ष जेल में रहा। आपको बहुत ही सुनकर आश्चर्य होगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो 1 वर्ष पहले मैं बनाया था। आप देखिए यहाँ दोस्तों। के तहत उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं इस गिरफ्तारी का घोर विरोध करता हूं और विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि जो बंदा दिल्ली दंगे में भाषण देते समय कहता है कि हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, जो बंदा कहता है कि वे लोग अगर दंगे करने के उद्देश्य से आएंगे तो हम लोग झंडा लहराएंगे, जो बंदा कहता है कि वे लोग अगर हम पे गोली चलाएंगे तो हम अपने हाथों में संविधान लेके लहराएंगे, ऐसे नागरिक धर्म को निभाने वाले बंदे को यूएपीए लगाकर। तो 1 वर्ष पहले मैंने ये वीडियो बनाया था और पुनः इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि कितना बड़ा घोर नाइंसाफी हुआ है इस बंदे के साथ। समझिए, जो इस बंदे में जो भाषण महाराष्ट्र के अमरावती में दिया था, जिस भाषण में इस बंदे ने कहा था कि हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे, हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब प्रेम से देंगे। अगर कोई हमें लाठी लेके मारने आएगा तो हम तिरंगे लेके खड़े हो जाएंगे। अगर कोई हमें गोली मारने आएगा तो हम भारत के संविधान के दायरे में रहेंगे। इस तरह का बात करने वाले उमर खालिद जैसे जो देश का नायाब हीरा है, जो इतना इंटेलेक्चुअल्स है, इतना बुद्धिमान है, उसको पकड़ के यूएपीए लगा के अंदर कर दिया गया। मैं बता रहा हूं दोस्तों, दिल्ली पुलिस किसके इशारे पे कार्य करती है आप जरा समझिए। दिल्ली पुलिस इतने बेवकूफ नहीं है, उसके आला अधिकारी इतने बेवकूफ नहीं है कि वो सोर्स वीडियो या पूरा वीडियो न मांग के वो इसी के ऊपर एफआईआर करें। इनको ऊपर से दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय चलाता है और अमित शाह के निर्देश पे उमर खालिद के साथ ऐसा हुआ है। मैं कह रहा था ना, अफगानिस्तान में तालिबान तो अभी आया है, भारत देश में तालिबान 2014 में आ गया है। तालिबान का मतलब क्या? जो आदमी अच्छे हों उनके साथ अन्याय किया जाए। तो अच्छे नागरिकों के साथ अन्याय करने वाले सरकार को क्या तालिबान से कम कहा जा सकता है? तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अगर आप बुद्धि लगाएं तो ये अमित शाह का प्लान था कि कोई भी केस लगाओ, कोई भी मुद्दा लगाओ, मैं नहीं जानना चाहता कि मुद्दा क्या हो, लेकिन उमर खालिद अंदर होना चाहिए। और देखिए उमर खालिद को अंदर करवा के इन लोगों ने 1 वर्ष उसके जीवन का किस तरह से बर्बाद किया। दूसरी बात, मैं एक गोबर भक्त से बात कर रहा था। वो गोबर भक्त को मैंने समझाया कि देखो भाई ऐसे ऐसे हुआ है।
तो गोबर भक्त क्या कह रहा है कि नहीं, उमर खालिद का बयान बहुत ही गड़बड़ था, मैंने ट्वीट पे देखा है, मैंने रिपब्लिक टीवी पे देखा, N18 पे देखा, तो हम लोगों ने देखा है। अब बताइए ये अमित मालवीय जो है इसका क्या मंसूबा रहा होगा। एक बार गोबर भक्तों के दिमाग में नफरत फैला दो, गोबर भर दो, और खासकर मुसलमानों के खिलाफ, तो गोबर मरते दम तक निकलने वाला नहीं। तो अमित मालवीय का यही था कि जो है वोट बैंक के लिए एक ऐसा मामला र्यूमर फैलाया जाए जिससे देश का मुसलमान बदनाम हो। और उमर खालिद का ये जो कट सट करके वीडियो इसने ट्विटर पे डाला और सारे गोबर भक्त जो है उसको शेयर किए, और कहीं ना कहीं मुसलमान कौम और उमर खालिद को बदनाम करने का प्रयास किया गया। और जब कहते हैं ना कि ट्रूथ ट्रिम्स, अंत में देखिए जब जमानत की बात आई, जब सत्य की बात आई, तो किस तरह से गोदी मीडिया का पोल खुल गया, किस तरह से बीजेपी IT सेल का पोल खुल गया। तो यही सभी लोग दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं गुनहगार है। मैं कह रहा हूं दिल्ली पुलिस बाद में गुनहगार है, पहले अमित शाह इस देश का जो गृह मंत्री है वो गुनहगार है। न्यायपालिका को क्या करना चाहिए, पहले तो पुलिस से बोलना चाहिए कि तुमने पूर्ण वीडियो क्यों नहीं दिखाया, और पुलिस के आला अधिकारियों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और जब आला अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा तो ठीक अमित शाह का नाम आएगा, फिर अमित शाह को पकड़ के अंदर कर देना चाहिए। जब देश का गृह मंत्री ही इस तरह का नाइंसाफी भरा काम करे तो आदमी को समझ जाना चाहिए। और उसी दंगे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों को कपड़े से पहचानते हैं, तो कहते हैं कि कपड़े से पहचान में आ जाते हैं दंगाई कौन है। तो जब देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री जो तड़ी पार हो, ये समझिए कि जो 2014 में ये लोग आए, 2014 में तालिबानी सत्ता भारत में आ चुकी थी, और इसलिए 2014 से चाहे वो आदिवासी के इंटेलेक्चुअल्स हो, चाहे वो दलितों के इंटेलेक्चुअल्स हो, चाहे वो मुसलमानों में कुछ इंटेलेक्चुअल्स हो, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए जो कलम के बल पे लोगों का विचार बदल सकते हैं, जो भाषण के बल पे लोगों का विचार बदल सकते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर UAPA लगा के अंदर किया गया है। जैसे सुधा भारद्वाज को देख लीजिए, जैसे आनंद तंतुमड़े को देख लीजिए, ऐसे तमाम लोगों को जो समाज में बदलाव करने का अच्छा पावर रखते हैं उनको पकड़ के अंदर कर दिया गया। अब देश किस दिशा में जा रहा है? जब तालिबान की शासन इस देश में 2014 में आई तो देश का दिशा क्या है? देश का दिशा आप सभी लोगों के सामने है। अभी चूड़ी केस में एक बंदा मुसलमान था, उसको मारा पीटा गया, और इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि वो हिंदुओं के इलाके में चूड़ी बेचता था। और उन लोगों के ऊपर जब कार्रवाई हुई तो चूड़ी वाले के ऊपर, मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है, चूड़ी वाले के ऊपर कई संगीन जुर्म लगा दिए गए, जबकि उसको मार पीट के उसकी जान लेने वाले की जो प्रयास कर रहे थे उन लोगों के ऊपर हल्के फुल्के धारा लगाए गए। और उसके बावजूद मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ये चूड़ी वाले को जो पीटे हैं उनके समर्थन में हजारों के भीड़ में जो है भगवा झंडा लेकर जो है प्रदर्शन करने आ गए कि हम हिंदुत्व के सेव रक्षक हैं और हम लोग ये जो मारे हैं चूड़ी वाले को सही किए हैं। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पे प्रज्ञा ठाकुर जो एक आतंकवादी है उसको लोकसभा में भेज दिया जाता है। तुम प्रज्ञा ठाकुर को तो लोकसभा में भेज सकते हो, लेकिन इस प्रज्ञा ठाकुर की 2 कौड़ी की औकात नहीं है कि बाबा साहब के संविधान के खिलाफ ये कोई भी कदम उठाए। अगर संविधान के खिलाफ कदम उठाएगी त्वरित त्यों ही इसको जेल भेज दिया जाएगा और इसकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। मैं बाबा साहब अंबेडकर को लाख लाख धन्यवाद देता हूं जो जिन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया कि उस संविधान के तहत देश का प्रधानमंत्री एक आतंकवादी भी बन जाए, देश में MP एक आतंकवादी भी बन जाए, तो भी संविधान अपनी रक्षा स्वयं करता है। और इसी की वजह से हम लोग जो है खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज कह दूं कि उमर खालिद के साथ जो हुआ है वो नाइंसाफी, उसके जीवन का आप ही बताइए, आपके जीवन का 300 दिन कौन ला के देगा? उनके परिवार के लिए वो 300 दिन कैसा गुजरा होगा जब जवान बेटा 300 दिनों के लिए जेल में चला गया होगा, और वो भी किस वजह से जेल में डाला गया, जब वजह जानने के बाद कितनी बेतुकी लग रही है कि वजह सिर्फ इतना है कि वो बंदा भाषण में प्यार की बात किया था, लेकिन उस प्यार वाली बात को काट के और कट छट करके एक गलत वीडियो बना के उस वीडियो के बिहाफ पे अंदर कर दिया गया। तो यही मैं कह दूं कि देश में तालिबानी शासन 2014 से आ रहा है, 2024 में इसे उखाड़ के फेंक देना है, नहीं तो देश में आए दिन लिंचिंग होगा। मैं कह रहा हूं इस देश को मोदी अगर और 10 साल रह गया, 10 साल रह गया तो देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। इस देश में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सभी भूख से मरेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। बेरोजगारी
की डंडे ऑलरेडी खा रहे हैं, खाते रहेंगे। ऐसा हो जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से जैसे अफगानिस्तान में बर्बाद हुआ है, बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह से ये भगवा अभी रोड पे आ रहे हैं, उस वक्त बंदूक लेके आपके घर घुस के आपके बहन बेटियों के साथ रेप कर सकते हैं। न आपकी जान की सुरक्षा रहेगी, न अपने आपकी माल की सुरक्षा रहेगी। तो अभी देश में ये जो कह रहे हैं ना विकास विकास विकास, मोदी जी का तो विकास हम लोगों ने देख लिया। और मोदी जी इतने मतलब खतरनाक व्यक्ति हैं कि जो देश में विकास विकास की बातें हो रही थी, अब देश केवल चाह रहा है कि मोदी का पीछा छूटे, हमारी जान और माल की सुरक्षा रहे, हमारे बहन बेटियों का इज्जत आबरू सुरक्षित रहे। देश इस पे आ गया है। सोचिए, आज देश नहीं कहता कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो हमें सड़क चाहिए, तो हमें ये चाहिए, तो हमें पेट्रोल सस्ते चाहिए। आज कभी सुने हैं? क्योंकि लोग जो है इतना चाहते हैं कि किसी भी तरह से मोदी जी से अब मुक्ति मिले। और मोदी जी से मुक्ति अगर नहीं मिला तो मैं कह रहा हूं, मेरा अनाउंसमेंट, मैं रविकांत भारती के अनाउंसमेंट, 10 वर्ष बाद इस देश में जंगल राज होगा। ये जो है आपके घर बहन बेटियों, चाहे हिंदू और मुसलमान, को घर में घुस के ये जो गवर्नमेंट और इनके जो प्यादे और ये खासकर जो रैली मध्य प्रदेश में निकाल रहे हैं बलात्कारियों के खिलाफ, ऐसे लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेके आपकी जान माल और सारी चीजें, देश की पूर्ण रूप से संविधान के हर एक चीज की हत्या हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को सुधारना पड़ेगा, चेतना पड़ेगा। और नहीं चेते तो कोई बात नहीं है। जब आपके बेटे भीख मांगेंगे, भूख से मरेंगे, उनकी जान माल की जो है सुरक्षा नहीं रहेगी, तो शायद उस वक्त आपकी बुद्धि खुल जाए। धन्यवाद दोस्तों।